हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन प्रेप। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, उसका नाम है अभिवृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। इसके साथ ही आज ही की क्लास में हम लोग एक और टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। आपको बता दें, पिछली क्लास में हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में अभिवृद्धि एवं विकास को पढ़ा था। अगर आप में से जो भी स्टूडेंट उस क्लास को नहीं देखे हैं, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे आप जाकर इसको देख पाएंगे। जिसमें हम लोगों ने देखा था कि इसको कैसे डिफाइन किया गया है, क्या अंतर है, इन सारी चीज़ों को हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जिसमें हम लोगों ने देखा था अभिवृद्धि जो है वो फिजिकल सिर्फ चेंजेस को मेज़र किया जाता है या उसमें देखा जाता है, लेकिन डेवलपमेंट का मतलब होता है ऑल ओवर डेवलपमेंट। हमने फिर इस डायग्राम के थ्रू भी चीज़ों को समझा था डिटेल में। आज हम लोग जानेंगे कि आखिर वो कौन से फैक्टर हैं जो हमारे डेवलपमेंट और ग्रोथ को इफ़ेक्ट डालते हैं या प्रभावित करते हैं। उसमें 7 प्रमुख कारण हैं। हो सकता है आप लोग कोई और बुक पढ़ें तो उसमें कुछ कारण 1-2 एक्स्ट्रा हो सकते हैं, उसकी भी बात हम लोग इस क्लास में करेंगे। सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हेरिडिटी, वंशानुक्रम, आनुवांशिकता भी आप इसको कह सकते हैं। इसमें वो कारक, जैसे आप देख पाएंगे यहाँ पे, आनुवांशिक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण जो होता है वो वंशानुक्रम कहलाता है। ट्रांसफर ऑफ जीन आप कह सकते हैं, जब कोई एक पीढ़ी से, मतलब फर्स्ट ए जनरेशन से बी जनरेशन, जो नेक्स्ट जनरेशन होती है, उसमें जो भी गुण या दोष कह लीजिए जो ट्रांसफर होते हैं, उन्हीं को हम लोग हेरिडिटी, वंशानुक्रम कहते हैं। इसमें क्या होता है, मनुष्य में, बालकों में शारीरिक एवं मानसिक तथा सामाजिक एवं अन्य सारे गुणों का स्थानांतरण होता है। ऐसा आप लोग सभी लोग सुने होंगे, जानते भी होंगे कि जो हमारे पूर्वजों में जो गुण रहा होगा वो कहीं ना कहीं हो सकता है वो मात्रा कम हो, ज़्यादा हो, वो हमारे अंदर भी वे गुण मिलेंगे, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या सामाजिक हो। मनुष्य का रंग, रूप, लंबाई, अन्य शारीरिक विशेषताएं जैसे बुद्धि, तर्क, स्मृति, अन्य मानसिक योग्यताओं का निर्धारण भी वंशानुक्रम व अनुमानसिकता द्वारा ही होता है। ऐसा आप यूजली देखे होंगे कि जो टैलेंटेड माँ बाप होते हैं, उनके जो बेटे होते हैं वो यूजली टैलेंटेड होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 100% वो लोग भी डिट्टो वही हों, क्योंकि इसमें 2-3 रूल, लॉ ऑफ वेरिएशन, लॉ ऑफ रिग्रेशन वर्क करता है, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। प्रतिगमन का जो नियम है, इसके अनुसार ये कहा गया है कि प्रतिभाशाली माता पिता की संतानें भी दुर्बल बुद्धि की हो सकती है, मतलब विपरीत भी हो सकती हैं। लेकिन 90% केसेस जो होते हैं वो ये देखे जाते हैं कि जो जो गुण होते हैं वो हमें हमारे पूर्वजों से, माता पिता से, पेरेंट्स से ही मिलते हैं, और मैक्सिमम क्वालिटीज़ हों या जो, चाहे वो बैड क्वालिटीज़ हों या गुड क्वालिटीज़ हों, वो हमारी जो जनरेशन चली आ रही है उसी से मिलती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। दूसरा जो फैक्टर है, पहले इम्पॉर्टेंट फैक्टर में हम लोगों ने हेरिडिटी देखा, अब दूसरा जो है वो है इन्वायरमेंट, जिसको आप, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट के अंडर ही आ जाता है, चाहे वो फैमिली हो, सोसाइटी हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, ये सभी इन्वायरमेंट के अंदर हैं, क्योंकि ये सभी अलग अलग तरीके का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं एक मनुष्य के लिए, एक बालक के लिए, एक बच्चे के लिए। देखिए, वातावरण में वे सभी वाह शक्तियाँ, जो शक्तियाँ कह लीजिए, परिस्थितियाँ, सिचुएशन कह लीजिए, आदि सम्मिलित है, जो प्राणी के व्यवहार में, मनुष्य के व्यवहार, शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करती हैं। जैसे परिवार है, हमारे व्यवहार को, हमारा जो हमारा परिवार है, हमारी फैमिली, वो इफ़ेक्ट डालती है। हमारे अंदर वो सारे व्यवहार ज़रूर होते हैं जो हमारी फैमिली से हमें मिलते हैं। समाज, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसकी भी चीज़ें हमारे अंदर रहती हैं, और जिस जिस तरीके के विद्यालय, मतलब आप कह लीजिए कि आपके स्कूल के भी क्वालिटीज़ आपके अंदर होती हैं। तो ये 3 जो फैक्टर हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे जब एजेंसीज़ पढ़ेंगे कि वे कौन से अभिकरण हैं जो मनुष्य के या बालक के विकास में प्रभाव डालते हैं, तो उसमें ये 3 ज़रूर आता है, परिवार, समाज और विद्यालय। उसके बाद अगला इसमें आप देख सकते हैं कि अन्य क्षेत्रों के वातावरण की अपेक्षा बालक को घर का वातावरण उसके विकास को सर्वाधिक महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सबसे पहले बालक जो एक परिवार में जन्म लेता है, तो इसलिए डायरेक्टली परिवार की जो चीज़ें हैं वो उस बच्चे को प्रभावित करती हैं। ठीक है? तो वो शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक भी चीज़ें प्रभावित करती हैं। तो इसलिए ये 2 जो है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस 2 टर्म को आप कभी नहीं भूलिएगा जब भी फैक्टर की बात आएगी कि डेवलपमेंट को कौन से फैक्टर जो हैं वो इफ़ेक्ट डालते हैं, तो उसमें ये 2 आप कभी नहीं भूलेंगे। उसके बाद न्यूट्रिशन, आहार,
जैसे आप सभी लोगों को पता है कि जो बचपन में खाते-पीते घर से जैसे आप कहते हैं, तो वो माना जाता है वो जल्द वेल डेवलप्ड होंगे, और जिनके आप फैमिली की सिचुएशन उसके अपोज़िट होती है, तो कुपोषण के शिकार ऐसी चीज़ों भी आप देखते हैं, जानते हैं। तो माँ का आहार जो होता है वो गर्भकालीन अवस्था से लेकर जन्म के उपरांत तक शिशु के विकास को प्रभावित करता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। आहार की मात्रा की अपेक्षा आहार में विद्यमान तत्व जो हैं वो बालक के विकास को अधिक महत्वपूर्ण अंग से ढंग होगा यहाँ पे, ढंग से प्रभावित करता है। जैसे आप सभी लोगों को पता है न्यूट्रिशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और जब हमें बचपन में सारे न्यूट्रिशंस मिलते हैं और अच्छे ढंग से हमारा पालन-पोषण के साथ आहार जो है, मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि खान-पान जब सही रहता है, तो हमारा डेवलपमेंट भी और बेहतर ढंग से होता है कंपैरेटिवली जिनको आप कह सकते हैं कि जिनका खान-पान अच्छे ढंग से नहीं हो पाता है बचपन में किसी भी कारणवश। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इसको याद रखेंगे। चौथा जो है वो है रोग, डिजीज़ेज़। अगर आप समझ लीजिए कि शारीरिक बीमारियां भी बालक के शारीरिक और मानसिक विकास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती हैं। आप कहेंगे सर डिजीज कैसे प्रभावित करती है? इसका मतलब एक नेगेटिव टर्म में आप समझ लीजिए, जैसे अगर बचपन में यदि कोई बालक अधिक दिनों तक बीमार रहता है या उसे कोई बीमारी हो जाती है शॉर्ट टर्म के लिए, तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास जो है वो अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है। तो ये भी फैक्टर है जो कि ह्यूमन के डेवलपमेंट और ग्रोथ में इम्पैक्ट डालता है, तो इसलिए डिजीज़ को हम डिनाय नहीं कर सकते हैं। उसके बाद लिंग, सेक्स, इसका मतलब क्या है कि जो भी जेंडर जैसे मेल एंड फीमेल, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जेंडर और सेक्स में क्या डिफरेंसेस हैं, लेकिन यहाँ पे बस आप समझ लीजिए कि लिंग भेदों का भी शारीरिक और मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है? जन्म के समय जो है गर्ल्स जो होती हैं वो, आप फीमेल कह लीजिए, गर्ल्स ना कहकर फीमेल जो हैं वो मेल की अपेक्षा कम लंबी उत्पन्न होती हैं, मतलब उनकी लंबाई कम होती है। लेकिन जब वो प्यूबर्टी एज में आती हैं, हम लोग एडोलसेंस एज में आती हैं, तो लड़कियों में जो मैच्योरिटी है वो लड़कों के कंपैरेटिवली पहले आती है। ये आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे और डिटेल में कि अगर आप देखा जाए ऐसे विकास की बात, मैच्योरिटी की बात किया जाए, तो गर्ल्स में मैच्योरिटी पहले आती है कंपैरेटिवली बॉयज़ के। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जेंडर भी बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करता है हमारे डेवलपमेंट और ग्रोथ में। जैसे लड़कियों की अपेक्षा लड़कों का मानसिक विकास भी कुछ पहले पूर्ण हो जाता है। लड़कों में आप अगर मानसिक विकास की बात की जाए, मेंटल डेवलपमेंट की, तो गर्ल्स में मेंटल डेवलपमेंट पहले होता है कंपैरेटिवली बॉयज़ के या मेल के। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो छठवां इंपॉर्टेंट है वो है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। इसको एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। जो हमारे शरीर के अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं वो काफ़ी इम्पैक्ट डालते हैं हमारे डेवलपमेंट में। जैसे क्यों आप सभी लोगों को पता होगा, थोड़ा-सा बायो तो आप लोग पढ़े ही होंगे कि जो ग्लैंड्स होते हैं उसी से हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, और वो हार्मोन्स हमारे बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे आप यहाँ देख पाएँगे कि वो बालक के शरीर और मानसिक विकास, व्यवहार को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। कौन से स्राव? जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं हार्मोन्स। जैसे हार्मोन्स से ही जो हमारे, अगर हम मेल हैं तो हमारे अंदर जो मेल की क्वालिटीज़ हैं वो डेवलप होती हैं, फीमेल में फीमेल की क्वालिटीज़। ये सारी चीज़ें जो है ये डिपेंड करता है हार्मोन्स पे। और हार्मोन्स से ही आप देखेंगे कि हम बहुत ही जैसे ममत्व की भावना, आप लोग आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे डिटेल में, ये सारी चीज़ें फीमेल में ज़्यादा होती हैं कंपैरेटिवली मेल की। तो ये चीज़ें जो हैं ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स या हार्मोन्स भी अगर आप लिख दें तो भी सही होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। सातवां जो है फैक्टर में वो है बुद्धि, इंटेलिजेंस। बुद्धि क्या है, बुद्धि का स्वरूप क्या है, ये भी हम लोगों को पढ़ना है। लेकिन आप जानिए कि जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, ये भी प्रभावित करती है, और आप सभी लोग फील भी किए होंगे। जैसे बालक बालक की बुद्धि भी एक महत्वपूर्ण कारक है। कैसे? जो बालक के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। उसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए, जो तीव्र बुद्धि का बालक होता है, जिसका आईक्यू लेवल ज़्यादा होता है, वो कंपैरेटिवली जिसका आईक्यू लेवल कम होता है, जल्दी डेवलप्ड होता है। जैसे आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पे आप देख पाएँगे मंद बुद्धि जिनका आईक्यू लेवल कम होता है, उनको आप मंद बुद्धि कहेंगे। मंद बुद्धि वाले बालकों में बुद्धि का विकास तीव्र बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा मंद गति से होता है या अत्यधिक मंद होता है। मतलब आईक्यू लेवल जो है वो काफ़ी कुछ डिसाइड करता है। आईक्यू लेवल हम लोग आगे पढ़ेंगे, इंटेलिजेंट कोशेंट क्या है और इसको किसने दिया है, इसको किस तरीके से इसमें कैसे इसको मेजर किया जाता है। तो जिनका आईक्यू लेवल ज़्यादा होता है
उनका डेवलपमेंट पहले होता है, बस आप ऐसे समझ लीजिए। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये जो 7 टर्म है, 7 फैक्टर हैं, इनको आप लोग नोट कर लेंगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो है ये मेजर, और आप ऐसे कह लीजिए कि इससे कम नहीं, अगर ये इतना 7 आप लिख देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, और जो कि इम्पोर्टेंट भी हैं ये सातों। बाकी इसी में कैटेगराइज़ करके अलग-अलग बनाया गया है, कहीं-कहीं पे 10 भी आप देख सकते हैं, तो उसमें आप घबराएँ ना। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके आगे हम लोग जो जो अगला टॉपिक जिसके बारे में हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा था कि विकास के सिद्धांत। अब हम लोग जो आगे बात करेंगे वो ग्रोथ की बात अब नहीं करेंगे, मतलब अब आपको डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करना होगा। ग्रोथ हम लोगों ने यहाँ पिछले क्लास में देखा, इस क्लास में भी देखा, ग्रोथ के लिए जो फैक्टर्स हैं। अब हम लोग बेसिकली डेवलपमेंट पे बात करेंगे, डेवलपमेंट क्या है, उसके प्रकार क्या है, स्टेजेस क्या हैं, वो हम लोग अपकमिंग क्लास में कवर करेंगे। विकास के सिद्धांत की बात करें तो विकास के कई सिद्धांत हैं, जिसमें महत्वपूर्ण 7 सिद्धांत आज हम लोग समझेंगे। सबसे पहले विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है, एक पैटर्न होता है। जो डेवलपमेंट होता है वो एक पैटर्न में होता है। ऐसा नहीं है कि कोई ह्यूमन आप 10 फीट का हो जाएगा। एक एग्जांपल से आप समझिए, एक पैटर्न होता है कि वो इस से इस रेंज तक ही उसकी लंबाई मैक्सिमम होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। इस एज में उसके अंदर ये क्वालिटीज़ आएँगी। तो ये इनको हम कहते हैं डेवलपमेंट्स फॉलोज़ ए यूनिफ़ॉर्मिटी पैटर्न। एक यूनिफ़ॉर्मिटी पैटर्न फॉलो करता है डेवलपमेंट। कैसे करता है उसको हम लोग देखेंगे। इसमें 2 टर्म आते हैं। पहला आता है सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट। ये एक तरीके का आप ऐसे कह सकते हैं कि एक सीक्वेंस है, क्रम है, इसको समझेंगे। इसमें 2 चीज़ें हैं। एक पहला है जिसको हिंदी में कहते हैं मस्तिष्काधोमुखी विकास क्रम जो है, और दूसरा जो निकट दूर विकास क्रम जिसको प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट कहते हैं। इन दोनों का मतलब समझ लीजिए। आपको बता दें कि जो हमारे ह्यूमन हैं, हमारे ह्यूमन या बच्चों पे, एक्चुअली यहाँ पे हम लोग बच्चे बार-बार इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमें जो भी चीज़ें पढ़नी है वो खासकर बच्चों से ओरिएंटेड चीज़ें पढ़नी है। लेकिन ये सिर्फ़ बच्चों पे, मतलब ह्यूमन भी तो इसी स्टेज से क्रॉस होकर आया है, तो अगर हम मनुष्य भी बोल रहे हैं तो इन्हीं के लिए बोल रहे हैं, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे मनुष्य में, बच्चों में, बालकों में ये जो प्रोसेस है सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट, इसका मीन होता है कि सबसे पहले ह्यूमन का ब्रेन डेवलप्ड होता है। मतलब ब्रेन डेवलप्ड होते-होते फिर बैकबोन डेवलप्ड होते-होते पैर तक डेवलपमेंट का ये क्रम होता है। तो इसको इस टर्म से जाना जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये साइकोलॉजिस्ट ने देखा कि किस तरीके से, आप कह सकते हैं साइंटिस्ट ने जब इन सारी चीज़ों पे इन लोगों ने डिस्कवर किया, तब ये चीज़ें सामने आईं। दूसरा जो है वो है, ये आप देख पाएँगे, ये जो एरो बना है इसको प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि पहले ह्यूमन का जो सेंटर्ड पार्ट है वो डेवलप्ड होता है, जैसे बैकबोन डेवलप्ड होती है बच्चों में। बच्चों के बाद फिर उनकी भुजाएँ, आप कह लीजिए उनके आर्म्स, हाथ डेवलप्ड होते हैं। होते-होते उँगलियों तक डेवलपमेंट पहुँचता है। इसका मतलब है कि सबसे पहले डेवलपमेंट अंदर से बाहर की ओर होता है। ये अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं फिर से बता दूँ कि इसमें 2 टर्म है, यहाँ पे आप देख पाएँगे, मैं इसको एक बार इरेज़ कर दे रहा हूँ। इस एरो से आप इसको समझ पाएँगे कि पहले अगर हम माँ के गर्भ में भी हमारे सबसे पहले ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। ब्रेन के डेवलपमेंट के बाद धीरे-धीरे चीज़ें पैर की तरफ बढ़ती है। आप ऐसे समझ लीजिए, सिर से लेकर, पहले सिर से चीज़ें स्टार्ट होती हैं और वो पैर तक बढ़ती हैं। इसी को कहा जाता है सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट। और जब कोई भी चीज़ सेंटर से लेकर बाहर की तरफ, मतलब पहले हमारे जो बैकबोन है या सिर है, ऐसे डेवलप्ड होता है, फिर हमारे धीरे-धीरे आप कह सकते हैं हाथ और उँगलियाँ होती हैं। इसमें एक और चीज़ से समझा जा सकता है कि जब बच्चे पहले अपने सिर को कंट्रोल करना सीखते हैं, फिर बॉडी को कंट्रोल करना सीखते हैं, उसके बाद अपने हाथ, उँगलियों को कंट्रोल कर पाते हैं। तो ये एक पैटर्न है, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। उसके बाद सामान्य से विशेष की ओर, बच्चे पहले सामान्य क्रियाएँ करते हैं, जैसे करवट लेना या बोलना, या चीज़ों को, कोई भी चीज़ पाएँगे तो उसको फ़ील करना, चाहे वो सुन के या अपने मुँह में लेके, ऐसे आप देखेंगे तो उसको उस तरीके से वो चीज़ों को अनुभव करते हैं। फिर उसके बाद उनकी कुछ स्पेसिफ़िक क्रियाएँ हो जाती हैं, जैसे बचपन में तुतलाना भी हो जाता है, या उसके बाद जल सही ढंग से चल ना पाना, या कोई एक ख़ास पैटर्न उनके अंदर होता है, वो किसी एक
चीज़ को अलग तरीके से प्रोनाउंस करेंगे, उच्चारित करेंगे। तो हम लोग बचपन में चिढ़ाते भी हैं बच्चों को कि आप ये इसको ऐसे बोलता था बचपन में, ऐसा आप लोग देखे होंगे। तो विकास के क्रम में ये भी एक चीज़ आती है कि जनरल टू स्पेसिफिक, पहले जो जनरल जो सामान्य चीज़ें हैं वो डेवलप्ड होती हैं, उसके बाद स्पेसिफिक चीज़ें डेवलप्ड होती हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तीसरा, व्यक्तिक विभेद का सिद्धांत। आपको बता दें, डेवलपमेंट हर मनुष्य का होता है, लेकिन जो क्वालिटीज़ हैं वो सेम कभी नहीं होती हैं। अगर दो बच्चों को ले लें आप, यहाँ पे मान लीजिए दोनों ट्विन्स हैं, ए और बी, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि इनका मानसिक स्तर, शारीरिक स्तर या सामाजिक स्तर सभी बराबर हो। ऐसा कभी भी नहीं होगा। हर एक पर्सन दूसरे पर्सन से भिन्न है। तो ये भी डेवलपमेंट का एक प्रिंसिपल आप कह लीजिए, जिसमें कि सब कुछ सेम हो रहा है। नेचुरली एक ही दिन अगर वो आप बॉर्न होते हैं और सेम एज के हैं और भाई हैं ही हैं, लेकिन उनमें क्वालिटीज़ डिफरेंट होगी, उनमें व्यक्तिक भिन्नताएँ होंगी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होंगे। आगे हम लोग इसको और पढ़ेंगे डिटेल से। उसके बाद एक और आता है कि विकास की गति जो होती है वो तीव्र और मंद दोनों होती है। इसको सर्पीली कह सकते हैं, ये स्पाइरल पैटर्न है। डेवलपमेंट प्रोसीड इन ए स्पाइरल पैटर्न। इसका मतलब क्या है कि ऐसा भी नहीं है। हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, तीव्रता जो आपको बता दें कि एक सर्टेन एज तक, आप ऐसे समझ लीजिए, सर्टेन एज मतलब 12 साल तक हमारे बॉडी का जो आप कह लीजिए कि हाइट जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है और 18 तक बढ़ के रुक जाती है। ये आप सभी लोग पता है आपको। आगे हम लोग जब एजेस पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल से पढ़ेंगे चीज़ों को। लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन एक सर्टेन एज पे कुछ चीज़ें बहुत धीमी गति से डेवलप्ड होती हैं और कुछ सर्टेन एज में बहुत ही तीव्र गति से, जैसे हमारे बोलने की चीज़ें हैं। तो वो 3 से 4 साल में बहुत तेज़ी से डेवलप्ड होती हैं चाइल्डहुड एज में। उसके बाद बस उनमें डेवलपमेंट होता है, हम नए वर्ड सीखते हैं। ये जो सर्पीला पैटर्न है, इसका मीन क्या है कि हम एक पॉइंट से हमारा डेवलपमेंट और ग्रोथ स्टार्ट होता है और फिर मैच्योर मतलब हम उन चीज़ों को सीखते सीखते बढ़ते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, सीखते। ऐसा नहीं है कि हम आज सोए सुबह जगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें आ गई, ऐसा नहीं है। ये अनुभवों पे आधारित होता है और कुछ समय लेता है किसी एक स्पेसिफिक क्वालिटी को जनरेट होने में, एक समय लगता है। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेज में बढ़ते हैं। तो इसी को जब मनोवैज्ञानिकों ने देखा तो इसको स्पाइरल पैटर्न का नाम दिया गया। तो ये ध्यान रखिएगा। पाँचवाँ जो है इम्पोर्टेंट, वो है परस्पर संबंध का सिद्धांत। हमारे अंदर जो भी क्वालिटीज़ होती हैं वो हमारे मतलब जो पिछला स्टेज है, जैसे अगर हम बचपन में जो चीज़ें सीखे हैं वही हम अपने वयस्कावस्था, एडोलसेंस में या प्रौढ़ावस्था में, हम एडल्ट एज में वो चीज़ें इंटरलिंक्ड होंगी, संबंधित होगी, इंटर रिलेशनशिप होगा उन सारी चीज़ों में, उन व्यवहारों में। तो ऐसा भी नहीं है कि हम जिस मतलब बचपन हमारा जैसा गुज़रा होगा, वो चीज़ें, वो क्वालिटीज़ हमारे एडोलेसेंस एज में प्रभावित करेंगी, किशोरावस्था को प्रभावित करेंगी। तो इसीलिए इसको प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल या इंटर रिलेशनशिप कहा जाता है। निरंतर विकास का सिद्धांत आपको हमने पिछले क्लास में बताया था कि जो डेवलपमेंट है वो कहीं भी रुकता नहीं है, वो निरंतर कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो चलता रहता है। वो जैसा कि आप लोगों को मैं एक बार दिखा भी दे रहा हूँ। आप यहाँ पे देख पाएँगे कि ये किस तरीके से डेवलपमेंट होते-होते एक बच्चा बॉर्न होता है, उसके बुढ़ापे तक डेवलपमेंट होता ही रहता है। वो नई-नई चीज़ों को सीखते, अनुभव करते रहता है। तो इसीलिए एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है। इसको हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में समझा था पिछली क्लास में। उसके बाद विकास की भविष्यवाणी भी की जा सकती है। डेवलपमेंट कैन बी प्रेडिक्टेड। इसका मीन क्या है? हम बचपन में जैसे हमारे टीचर्स होते हैं या जो हमारे गार्जियन होते हैं, वो हमारे व्यवहार को, हमारे इंटेलिजेंस को, हमारे आप कह सकते हैं एक्टिविटीज़ के बेस पे वो कहते हैं कि ये बच्चा बहुत ही टैलेंटेड है, ये बच्चा आगे चल के ये बनेगा, ये बच्चा मतलब इसकी ये हरकतों से ये लग रहा है कि ये बनेगा। तो जब हम जो कोई भी स्पेसिफिक चीज़ हम डिफ़ाइन करने लगते हैं कि नहीं, ये पढ़ने में अच्छा है तो ये आगे ये मतलब आप कह लीजिए कि वो सिविल सर्विसेज़ में जाएगा या डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। और कभी-कभी मैक्सिमम टाइम ये 40% या 20% ये सही भी होता है। ऐसा नहीं है, ये मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि बचपन से ही कुछ ऐसे लक्षण होते हैं, कुछ ऐसे सिम्पटम्स होते हैं जिसको देखकर लोग प्रेडिक्ट करते हैं, टीचर्स प्रेडिक्ट करते हैं या मम्मी-पापा या गार्जियन या रिलेटिव कि ये बच्चा ये बनेगा। तो डेवलपमेंट में ये भी एक कांसेप्ट आता है कि डेवलपमेंट कुछ हद तक प्रेडिक्ट किया जा सकता है, उसका पूर्वानुमान या भविष्यवाणी की जा सकती है।
तो ये थे 7 पॉइंट डेवलपमेंट के प्रिंसिपल में। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर कभी आपके एग्ज़ाम में ये पूछे कि डेवलपमेंट की विशेषताएँ बताइए, तो उस विशेषताओं में भी ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं। ये गलत नहीं होगा, ये सभी विशेषता भी हैं और कुछ इसमें सिद्धांत भी हैं। तो ये थे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके, जो हम लोग जो सिलेबस पैटर्न फॉलो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, कि हमने अभी ऊपर जो चीज़ें पढ़ी उसके बाद आप फैक्टर जान गए, तो फैक्टर के बाद आप प्रिंसिपल जान गए। अगली क्लास में हम लोग स्टेजेस जानेंगे कि कितने स्टेजेस होते हैं, किस तरीके से डिवाइड किया है, किस अब साइकोलॉजिस्ट ने कितने स्टेजेस दिए हैं, वो सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो जल्द ही अगले क्लास में हम लोग उससे संबंधित चीज़ों को जानेंगे। आई होप आज की ये क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में या हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम नंबर पे कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।